हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी प्रजापति और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या है। तो ये एक्ट जो है हमारा, इसका नाम है मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसको मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब ये गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था यहाँ पे मिस्टर E.S. मोंटागो और गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो इन दोनों के नाम को मिला के यहाँ पर इस एक्ट का नाम रखा गया है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अब इन्होंने ये प्रपोज़ किया था एक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ नई निकल के आती है कि इसमें एक गवर्नमेंट, इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एक ऐसी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हम बनाएंगे जिसमें दो पार्ट्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास दो ब्रांचेस होंगी गवर्नमेंट की, और उस सिस्टम को हम बोलते थे डायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में दो जो थे मिनिस्टर्स, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और दूसरे होते थे मिनिस्टर्स। तो ये दो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको हम बोलते थे डायरार्की। इस एक्ट में क्या था कि गवर्नर जो थे वो अभी भी क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है प्रोविंस के। गवर्नर को हमेशा एग्जीक्यूटिव हेड ही रखा गया है प्रोविंस का। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी मैटर्स हैं स्टेट के, प्रोविंसेस के और जो यूनियन के, हमारे जो भी इंडिया था, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी मैटर्स होते थे उनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था जो भी मैटर्स हैं। पहली तो कैटेगरी थी सेंट्रल और दूसरी थी प्रोविंशियल। सेंट्रल में क्या सब्जेक्ट्स आते थे? सेंट्रल में वो सब्जेक्ट्स आते थे जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के थे, मतलब कि जैसे डिफेंस रिलेटेड और ये सब जो चीज़ें होती थी वो सेंट्रल लेवल पे आती थी, बिकॉज इट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, और रिलेटेड टू मोर दैन वन प्रोविंस वर गवर्नड एट सेंट्रल लेवल्स। तो वो एक से ज़्यादा प्रोविंसेस के जो भी मैटर्स होते थे और उनके साथ डील करना होता था तो वो सेंट्रल लेवल पे रखा जाता था, सेंट्रल लेवल पे सब्जेक्ट्स रखे जाते थे। वो दूसरे सब्जेक्ट्स होते थे प्रोविंशियल में क्या आता है कि मैटर्स विच वर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोविंस, जो एक पर्टिकुलर प्रोविंस के जो भी मैटर्स हैं वो उसी प्रोविंस में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स जो होते थे प्रोविंशियल लेवल पे आते थे। अब प्रोविंस की ये दो चीज़ें हमने अभी देखी कि जो सब्जेक्ट्स होते थे वो हमने डिवाइड कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, और वो क्या थे? सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन मोर पावर्स अंडर डायरार्की। डायरार्की में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई थी प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है। अब आप सोचेंगे प्रोविंसेस का और प्रेसिडेंसीज क्या होता है, प्रोविंस क्या होते हैं और स्टेट्स क्या होता है। हम यहाँ पे इंडियन स्टेट्स टर्म का भी यूज़ करते हैं कई बार, और यहाँ पे प्रोविंसेस भी यूज़ किया गया है, प्रेसिडेंसीज भी पहले वीडियोस में मैंने यूज़ किया है वर्ड। तो इनमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअली में क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में? तो जो प्रेसिडेंसीज पहले हुआ करती थी, हमारे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, तो उन्हीं को आगे जाके हम प्रोविंसेस बोलने लग गए थे। ठीक है, ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो दूसरी चीज़ है इंडियन स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो टोटली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं थे। ठीक है, उन पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, बट वो किसी लोकल रूलर द्वारा उन पे राज किया जाता था, उनको कंट्रोल किया जाता था। वो जो जगह थी, वो जो रीजन्स थे, उनको हम इंडियन स्टेट्स बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उनको ज़्यादा पावर दे दी गई थी डायरार्की के अंदर। ठीक है, डायरार्की टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दो ब्रांचेस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी होती है यहाँ पे मिनिस्टर्स। तो दो
चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि एक तो काउंसिल होगी और दूसरे मिनिस्टर्स होंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्टर्स, ऑलवेज आंसरेबल टू मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स को फर्दर गवर्नर जनरल को आंसर्स देने पड़ते थे। गवर्नर जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, और अभी कन्फ्यूजन नहीं लाना है। यहाँ पे क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो होते थे, ये वाले सब्जेक्ट्स हमने कहा था ना कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट्स को, एक तो वो जो सेंट्रल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं और एक वो जो प्रोविंशियल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते थे वो दो कैटेगरीज में इनको फर्दर डिवाइड किया है। एक होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे होते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, दो तरह से हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। एक होते थे प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को, सेंटर के सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया है यहाँ पे। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैंने देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिरार्की के फॉर्म में भी दिखा रखा है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो होते थे फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट वन इज रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या होता है, तो दीज वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्नर देखेगा। प्रोविंसेस के हैं, ऑब्वियसली गवर्नर को ही देखना है विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें मिनिस्टर्स का रोल आ जाता है कहाँ पे, पहले गवर्नर तो पहले भी होते थे, पहले एक्ट्स में भी होते थे, तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे मिनिस्टर्स का रोल आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स के अंडर काम कर रहा है। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन लेना है, तो ही नीड्स अ परमिशन, ही नीड्स अ एड ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्टर के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह करके फिर आगे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उस मैटर पे। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि उसको बाद में सब चीज़ का जवाब देना पड़ेगा आगे जाके, किसको, सेंटर पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको। ठीक है, अब आगे यहाँ पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो होते थे दैट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। अब यहाँ पे भी क्योंकि प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स हैं तो बिल्कुल गवर्नर ही उनको देखेगा, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर की, उनको देखना है उस मैटर पे विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटर। अब यहाँ पे मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर का रोल ख़त्म हो जाता है। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे गवर्नर उन मैटर्स की देखरेख करते हैं, उन मैटर्स के बारे में डिसीजन लेते हैं और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लेती है। देयर इज़ नो इंटरप्शन फ्रॉम दी मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविंशियल बजट जो है, इस एक्ट में एक और चीज़ है कि प्रोविंशियल बजट जो था वो सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से। सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट अलग अलग कर दिए गए। प्रोविंसेस का बजट सेंट्रल बजट के आने के बाद अलग निकाला जाने लगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस स्लाइड पे। कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टिल हैड पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री। अब लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेट करना होता है रूल्स बनाना। लेजिस्लेचर क्या होता है कि ऐसी कोई बॉडी हमारे कंट्री में जो कि हमारे लिए रूल्स बना सकती है, उसको हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टिल हैड पावर्स टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मीन्स रूल्स बनाना। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था उसके पास अभी भी पावर्स थी कि वो पूरे देश के लिए किसी भी सब्जेक्ट्स पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर पे रूल्स बना सकते थे। लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री, उनके पास अभी भी पावर थी। प्रोविंसेस की पावर को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर की पावर कम हो गई है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटर अभी भी किसी भी मैटर पे डिसीजन ले सकते थे फॉर द होल कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोविंशियल बिल्स। बिल होता है वो जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो प्रोविंशियल बिल्स जो होते थे, जो प्रोविंसेस में जो भी एक्ट पास होने हैं उनके लिए जो बिल प्रेजेंट किए जाते थे, इवन दो असेंटेड टू बाय द गवर्नर। अब मान लो उसमें गवर्नर ने मंजूरी दे दी है कि ये बिल पास होना चाहिए, वुड ओनली बिकम अ लॉ, वो लॉ तभी बनेगा व्हेन असेंटेड टू बाय द गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे सेंटर की मंजूरी भी चाहिए होगी, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की मंजूरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। हालांकि प्रोविंसेस के लिए गवर्नर को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है,
पर गवर्नर भी, अगर बिल की बात है, वो अगर लॉ की बात है, तो बिल पास तभी होगा जब गवर्नर और बाद में गवर्नर जनरल दोनों की अनुमति होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अकेले गवर्नर बिल्स को पास नहीं करवा सकते थे, दे नीडेड टू बी असेंटेड बाय दी गवर्नर जनरल टू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कंटिन्यू टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल ओनली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल जो होते हैं किन के अंडर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं। तो जो ये हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब भी उनसे जो भी पूछे तो उनको आंसर देना पड़ेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली जो उनकी कम्युनिकेशन होती थी वो किसके साथ होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के साथ। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अब कह लो कि नीचे अंडर उनकी पोस्ट आ गई किनकी, गवर्नर जनरल की। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट से कॉन्वर्सेशन सेट होता था गवर्नर जनरल का, तो ही वॉज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या है कि इंडियन लेजिस्लेचर जो है वो पहली बार इस एक्ट के अंदर मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर कह लो कि एक्ट जो 1919 का है हमारा, उसके अंडर पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर को बनाया गया था बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या है कि 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। अब नेक्स्ट, अभी भी हम यही बोलते हैं, अभी भी हम अपर हाउस जो है राज्यसभा जो होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोला जाता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। और लोअर हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, उसको लोकसभा होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वर अरेंज ऑन कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत कि जो भी अलग अलग समुदाय हैं उनके अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम होंगे। इलेक्टोरल सिस्टम माने क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है यहाँ पे कि वोटिंग पॉपुलेशन जो है कंट्री की, जो भी वोट दे सकते हैं लोग एक रीजन में या फिर एक कंट्री में, वो डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग इलेक्टोरेट्स में। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज रिलीजन, उनके धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे या फिर ऑक्यूपेशन के आधार पे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि आप लोग ये वाले इलेक्टोरल सिस्टम में हो तो आप लोग इन मेंबर्स को वोट दे सकते हो। तो उनका सिस्टम ही अलग कर दिया पूरा। ठीक है, अब तो हमारा क्या है कि हम सब लोग एक साथ वोट देते हैं, तो यहाँ उस टाइम पे पहले ऐसे नहीं होता था, तो उनके अलग अलग समुदाय के, जैसे फॉर मुस्लिम कम्युनिटी अलग बना दिया था इलेक्टोरेट सिस्टम। तो और ऐसे हुआ करता था, रिलीजन और कास्ट के बेस पे अलग कर दिया जाता था वोटिंग पॉपुलेशन को। हियर मेंबर ऑफ ईच इलेक्टोरेट वोट only for the elected representative for their electorate। तो यहाँ पे जो मेंबर है, जो भी वोट देने वाली पॉपुलेशन है, वो उन इलेक्टोरेट को ही वोट दे सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट दे सकते हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, जो इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे काम करता है। यहाँ पे ब्रांचेस कितनी है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, कितनी ब्रांचेस हैं, ये टॉपिक अलग है, उससे अलग है, आप उसको उसमें मत मिक्स कर देना। मोंटागू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उससे अलग है ये टॉपिक। यहाँ पे हम सेपरेशन पढ़ेंगे पावर्स का, इंडिया में कैसे सेपरेशन है पावर्स होता है पावर्स का, और वो उसका रीज़न क्या है, क्यों हमने पावर्स को सेपरेट किया हुआ है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। पहले तो हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, अब मैंने पहले ही लेजिस्लेचर बताया है आपको पिछली वाली स्लाइड में। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई बॉडी जिसका काम क्या है हमारे लिए लॉज बनाना, इट्स द बेसिस फॉर फंक्शनिंग, काम करने के लिए, ऑफ अदर 2 ऑर्गन्स ऑल्सो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तभी काम कर सकते हैं जब लेजिस्लेचर हो।
ठीक है। अब लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, बॉडी है, कुछ भी कह लो, जो कि हमारे लिए लॉज बनाता है और उन लॉज का पालन हम करते हैं। तो एक ऐसी बॉडी जो हमारे लिए लॉज बनाए, इनैक्ट करे लॉज, उसको हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे हम एक, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट इज़ दी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ना, तो वो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज इनैक्टेड बाय लेजिस्लेटर। जो भी लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, उनको लागू करता है कि किस तरह से वो लागू किया जाएगा, उसको देखता है, तो वो एग्जीक्यूटिव होता है। एंड इन्फोर्सेस द विल ऑफ स्टेट, और मतलब कि हमारी जो वेलफेयर के लिए जो भी अच्छा है, हमारे जो अच्छाई के लिए है, उसको, उसकी भी देख रेख उनको करनी होती है एग्जीक्यूटिव को। तो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज, जो कि इम्प्लीमेंट करता है लॉ इनैक्टेड बाय लेजिस्लेटर, ठीक है, और इन्फोर्स करता है कि हमारी भी भलाई हो उस लॉ में। अब इनके अंडर कौन कौन से लोग आ जाते हैं? मिनिस्टर्स, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए और चीफ मिनिस्टर्स हो गए, और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ये सारे लोग जो होते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं ये गवर्नमेंट की। ये हमारे लिए क्या करते हैं? जो भी लॉज पार्लियामेंट इनैक्ट करता है, पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर इनैक्ट करता है, ये इंश्योर करते हैं कि वो लॉज इम्प्लीमेंट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी ब्रांच हमारी पावर्स में, जो सेपरेशन की ब्रांच थी, वो तीसरी ब्रांच कौन सी है? जुडिशरी। अब ये वो ब्रांच है जो कि समझती है लॉज को अपने तरीके से, ठीक है, जो कि लॉज को इंटरप्रेट करे। कि मान लो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? जुडिशरी। अब इंटरप्रेट करके क्या करना है? यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि दो समुदाय या फिर किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस या लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स खड़े कर देता है। तो उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों को शांत करने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उन झगड़ों को सुलझा सके, और वो बॉडी कौन सी है? हमारी जुडिशरी है, जो कि लॉज को इंटरप्रेट करके, अपने आप समझ के दूसरों को समझाने में हमारी मदद करती है। ये वो बॉडी है जो कि सेटल करती है डिस्प्यूट्स, ठीक है, और एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल द सिटीजन, और सारे सिटीजन्स को जस्टिस मिल सके उसका भी जो काम होता है वो जुडिशरी का होता है। जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। हम कहते हैं ना, ये वॉच डॉग है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी को कहा जाता है इट्स द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल रखा है किसने? जुडिशरी ने, ठीक है। इसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड और भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो। वॉच डॉग मीन्स जुडिशरी को हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी डेमोक्रेसी का रखवाला की तरह देख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे पर्पस क्या था? क्यों ये सेपरेट की गई पावर्स? अच्छा था ना, मोनार्की थी, राजा के पास पावर थी, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। पर ऐसा क्यों हुआ कि जब ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी हो गई और इंडिपेंडेंट हो गया हमारा इंडिया, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या रोल था? मतलब इंडिपेंडेंट होने से पहले भी बहुत सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रही थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप से रेगुलेट कर रही थी। जैसे कि अभी यहीं पे ले लो पिछले वाले केस में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए, उनके अंडर गवर्नर जनरल बनाए, उनके अंडर जो थे सारे प्रेसिडेंसीज़ के, प्रोविंसेस के और इंडियन स्टेट्स वगैरह के जो कंट्रोलर्स होते थे वो थे। जैसे कि प्रोविंसेस में अगर हम बात करें तो गवर्नर्स जो होते थे वो गवर्नर जनरल के अंडर होते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर ही है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और यहाँ पे जब इंडिया
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद भी ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी आ गई थी। तो डेमोक्रेसी में भी हम ये चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि सेपरेट होती हैं हमारी जो गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा आके शासन करके चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों होता था ये, पर्पस क्या है इसका, कि टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर्स बाय सिंगल, जो मैंने अभी बताया कि सिंगल पर्सन सारी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके, उसको अब्यूज़ ना कर ले पावर को, एंड और अ ग्रुप और ऑफ इंडिविजुअल, या फिर मान लो कोई ग्रुप है कुछ लोगों का और वो पावर्स को मिसयूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, ताकि सारी पावर किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में ना रहे, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि उनका बहुत सारा सिस्टम फैल गया वो, तो इस वजह से उसको कंट्रोल करना, सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इट्स सेफगार्ड फ्रीडम फॉर ऑल, और इसमें क्या है, यहाँ पे हमारी रक्षा की जा रही है, किस चीज़ की, फ्रीडम की, हमारी आज़ादी की रक्षा की जा रही है सेपरेशन ऑफ पावर्स करके। तो यहाँ पे ये पर्पस था इसका, और होप कि सब कुछ क्लियर होगा। कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत लंबा एक्ट है और लास्ट एक्ट है इंडिपेंडेंस से पहले का, ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।